बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो हम पढ़ रहे हैं अपना प्यारा सा चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। और पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन में हम जो संरचनाएं होती हैं उसको हम देख रहे थे। तो हमने अभी तक जो नर वाली संरचना होती है, यानी कि जो पुंकेसर होता है, उसको तो हमने देख लिया है, जिसमें परागकोश देखा और परागकण के बारे में हमने जाना था। अब उसके बाद जो पुष्प होता है उसके अंदर में जो उसकी दूसरी संरचना है बहुत ही ज़रूरी, उसको हमें देखना है, जिसका नाम है स्त्री केसर। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है एनसीईआरटी के अंदर में वो यही है कि 2.2.2 यानी कि स्त्री केसर के बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद पढ़ना है एक चीज़ बहुत जो लंबी चौड़े, जिसका नाम है गुरु बीजाणु धानी। गुरु बीजाणु धानी के बारे में पढ़ना है, जिसको हम दूसरी भाषा में बीजांड भी कहते हैं। गुरु बीजाणु धानी बोलें या फिर बीजांड बोलें की बात है। और तीसरी चीज़ जो है उस पढ़ना है अपन को भ्रूण कोश के बारे में। भ्रूण कोश क्या होता है, कैसा होता है, क्या काम उसका होता है, ये सब हमको पढ़ना है। तो क्या क्या पढ़ना है? स्त्री केसर के बारे में पढ़ना है, फिर गुरु बीजाणु धानी के बारे में पढ़ना है, जिसको बीजांड भी बोलते हैं, और भ्रूण कोश के बारे में पढ़ना है। तो ये जो हमारा टॉपिक है उसमें जो चीज़ें हैं उसका इंग्लिश में भी हमको थोड़ा नाम पता होना चाहिए। जैसे कि है स्त्री केसर। क्या है? स्त्री केसर। जो स्त्री केसर होता है उसको इंग्लिश के अंदर में बोला जाता है पिस्टिल। पिस्टिल बोलते हैं। कोई पिस्तौल नहीं है वो, पिस्टिल बोलते हैं। और इंग्लिश की स्पेलिंग लिखेंगे तो PISTIL, पिस्टिल। स्त्री केसर को बोलते हैं पिस्टिल। फिर उसके बाद में जो हमारी गुरु बीजाणु धानी है, गुरु बीजाणु धानी, गुरु बीजाणु धानी है, उसको बोलते हैं मेगास्पोरेंजियम। मेगा स्पोरेंजियम। और गुरु बीजाणु धानी का ही दूसरा नाम क्या होता है? बीजांड। इसी का दूसरा नाम है। और इसको बोलते हैं ओव्यूल। इसको क्या बोलते हैं? ओव्यूल। इंग्लिश में लिखेंगे तो OVULE, ओव्यूल बोलते हैं। और तीसरी चीज़ जो है उसको वो जो हमें पढ़नी है वो है भ्रूण कोश को बोलते हैं इंग्लिश के अंदर में एम्ब्रियो। एम्ब्रियो सैक। ये क्या होता है ये अपन डिटेल में पढ़ेंगे, अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश में स्पेलिंग लिखेंगे तो EMBRYO, एम्ब्रियो, SAC सैक, एम्ब्रियो सैक। तो तीन चीज़ों के बारे में यहाँ पर पढ़ना है। एक तो हो गया अपना स्त्री केसर, दूसरा गुरु बीजाणु धानी, और तीसरा हो गया भ्रूण कोश। इन चीज़ों के बारे में अपन को पढ़ना है। तो सबसे पहली जो चीज़ है, संरचना है, वो पढ़नी है अपन को स्त्री केसर के बारे में। अब एनसीईआरटी के अंदर में क्या है, थोड़ा उल्टा पुल्टा चल गई है एनसीईआरटी कि उनको पहले स्त्री केसर के पार्ट बताने चाहिए थे, फिर उसके बारे में डिटेल में बतानी चाहिए थी। तो पहले उन्होंने डिटेल बता दी है, फिर उसके बाद में बेसिक बताया। तो असल में हमें यहाँ से पढ़ना चाहिए था, एनसीईआरटी को यहाँ से शुरू होना चाहिए था कि प्रत्येक स्त्री केसर में 3 भाग होते हैं, लेकिन उनने पहले ही स्त्री केसर की और बातें चालू कर दी। तो पहले इसलिए हम स्त्री केसर के क्या क्या भाग होते हैं वो देख लेते हैं, फिर उसके बाद में उसको पढ़ेंगे। तो जो हमारा ये स्त्री केसर होता है, हमारा नहीं मतलब
पौधे का, फूल का स्त्री केसर होता है, स्त्री केसर। इसके बारे में हमें अभी थोड़ा सा समझना है, स्त्री केसर के बारे में, फिर उसके बाद में एनसीईआरटी में भी देख लेंगे। तो एक जो पुष्प होता है, पौधा, ये जो पुष्प है, तो इसमें ये स्त्री केसर होता है। ये ऐसा स्त्री केसर इस तरीके से नज़र आता है, ऐसा ऐसा कुछ नज़र आता है। तो ये जो पूरी जो चीज़ बनाई है मैंने, ये क्या है, ये पूरी जो चीज़ है वो स्त्री केसर है। और साइड में हमने पढ़ा था पुन केसर भी होते हैं, ये पुन केसर लगे, ये पुन केसर लगे हैं इसके साइड में। तो पुन केसरों की बात तो हमने कर ली थी, अब हमें किसकी बात करनी है, अब हमें ये स्त्री केसर की बात करनी है। तो जो हमारा स्त्री केसर होता है उसके 3 हिस्से होते हैं, उसके 3 भाग होते हैं। तो सबसे जो ऊपर वाला भाग है, ये वाला जो भाग है, इस भाग को बोलते हैं वर्तिकाग्र। इसको क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र। और इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो इसको कहेंगे स्टिग्मा, STIG, स्टिग, MA, स्टिग्मा बोलते हैं। फिर ये जो लंबा सा पार्ट है, ये वाला जो लंबा सा पार्ट है, इसको बोलते हैं वर्तिका। इसको क्या बोलते हैं, वर्तिका, वर्तिका, इसको बोलते हैं वर्तिका। और इंग्लिश में बोलेंगे तो ये बड़ी स्टाइलिश होती है, तो इसलिए इसका नाम है STYL, स्टाइल। तो स्टिग्मा फिर स्टाइल, तो क्या हो गया, वर्तिकाग्र और वर्तिका। तो इसका नाम क्या हो गया, वर्तिकाग्र, यानी वर्तिका के आग्र वाला पार्ट, वर्तिका के आगे वाला पार्ट को बोलते हैं वर्तिकाग्र। तो ये वर्तिका है और इसके आगे वाला पार्ट क्या है, ये है, तो इसलिए ये इसका नाम क्या हो गया, वर्तिकाग्र नाम हो गया। ठीक है। फिर उसके बाद नीचे जो गोले जैसा है, फूला फूला सा हिस्सा है, इसको बोलते हैं अंडाशय, इसको बोलते हैं अंडाशय, इसको क्या बोलते हैं, अंडाशय। और इंग्लिश में बोलेंगे तो बोलते हैं ओवरी, OVARY, ओवरी, ओवरी। तो 3 हिस्से हो गए इसके, पहला तो हो गया वर्तिकाग्र, दूसरा हिस्सा हो गया वर्तिका, फिर तीसरा हिस्सा हो गया अंडाशय। और तीनों को क्या बोलते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो 3 हिस्से हो गए किसके, इन सबको मिला के क्या बोलते हैं, ये सारी चीज़ें मिला के क्या बनाती हैं, ये सारी चीज़ें मिला के बनाती हैं, ये सारी चीज़ें मिला के बनाती हैं स्त्री केसर। ये सारी चीज़ें मिला के क्या बनाती हैं, स्त्री केसर। स्त्री केसर को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, पिस्टिल, PISTIL, पिस्टिल। तो ये 3 चीज़ों को मिला के बोलते हैं पिस्टिल। तो ये चीज़ हमें मालूम होनी चाहिए कि स्त्री केसर के कितने पार्ट होते हैं। 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र होता है, वर्तिका होती है और अंडाशय होता है। ये तीनों अभी के अभी अपन को याद कर लेने हैं। और एक और बात इसमें ये है कि जो अंडाशय का दूसरा एक और नाम होता है, इसको अंडप भी बोलते हैं, अंडप, इसको बोलते हैं अंडप। तो अंडाशय बोलें या अंडप बोलें एक ही बात है, क्योंकि अंडाशय इसलिए बोल रहे हैं कि इसके अंदर में अंडा रहता है, या अंडप इसलिए बोल रहे हैं इसके अंदर में अंडा रहता है। ठीक है। तो 3 पार्ट इसके हो गए। अब यही चीज़ हम एनसीईआरटी के अंदर में देखते हैं कि एनसीईआरटी में कैसी दी गई है, क्योंकि वैसा ही डायग्राम हमारे एग्ज़ाम के अंदर में आएगा। तो ये एनसीईआरटी का ये जो चित्र नंबर 2.7 है, चित्र 2.7, इसका जो आ वाला हिस्सा है वो हमें देखना है। ये क्या है, बोल रहे हैं कि गुड़हल के एक विच्छेदित पुष्प में स्त्री केसर का प्रदर्शन, पुष्प में स्त्री केसर का प्रदर्शन, जिसके अंदर क्या हो रहे हैं, अन्य पुष्पीय अंग निकाले गए हैं, अन्य पुष्पीय अंग निकाले गए हैं, तो उसको दर्शाया गया है यहाँ पर। तो एक यानी कि एक पौधा होता है, एक फूल होता है गुड़हल, गुड़हल नाम का एक फूल होता है, तो उसके अंदर में जो स्त्री केसर है उसका डायग्राम यहाँ पर दिखाया गया है।
तो वो हमें देखना है। और इस पुष्प के अंदर में जो बाकी के अंग होते हैं ना, पुष्प के जो बाकी के अंदर अंग है वो निकाल लिए हैं, बस स्त्री केसर को रख के स्त्री केसर को दिखाया गया है इस चित्र के अंदर में। कौन सा चित्र है? ये वाला चित्र है। ये जो हमें चित्र दिख रहा है, ये वाला चित्र हमें पढ़ना है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर बोला है इन्होंने, क्या बोला है कि गुड़हल का पुष्प, गुड़हल का पुष्प। तो हमें पहले ये पता होना चाहिए गुड़हल का पुष्प दिखता कैसा है। तो ये जो गुड़हल होता है गुड़हल का पुष्प है, गुड़हल का फूल है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हिबिस्कस। इसको इंग्लिश में बोलते हैं HIBIS, हिबिस, CUS कस, हिबिस्कस। तो हिबिस्कस का फ्लावर होता है, उसका चित्र इधर पे दिखाया गया है। तो पहले अपन देखते हैं कि हिबिस्कस का फ्लावर दिखता कैसा है। तो ये जो फ्लावर है, ये है हिबिस्कस का फ्लावर, यानी कि गुड़हल का फ्लावर। गुड़हल का जो फूल है, जो NCERT में दिखाया गया है, गुड़हल, गुड़हल। तो ये फूल जो है वो गुड़ बिल्कुल भी नहीं खाता है, तो लेकिन इसका नाम गुड़हल है। तो गुड़हल का ये पौधा है, और इसके अंदर में हम देख रहे हैं कि ये इसका लाल कलर का दिख रहा है। और ये इसका जो बड़ा सा दिख रहा है ना हमें, ये बड़ा सा, ये इसका स्त्री केसर है। और इसके साइड में ये जो गुच्छे जैसे लगे हुए हैं, ऐसे, ये ऐसे ऐसे करके गुच्छे लगे हैं, ये इसके पुन केसर हैं, जो इसके स्त्री केसर में डंडे में अटैच्ड है। लेकिन इसको हटा दिया, इसको झड़ा दिया अपन ने, ब्लेड से निकाल दिया, ये वाला हिस्सा ब्लेड से निकाल दिया। सिर्फ जो इसका बीच वाला हिस्सा है, बीच वाला हिस्सा अपन ने NCERT के अंदर में देखेंगे, बीच वाला हिस्सा अपन को दिखाई देगा। तो ये जो बीच वाला हिस्सा है स्त्री केसर का, ये अपन NCERT में देखेंगे कैसा दिखता है। तो NCERT के अंदर में ये रहा इसका गुड़हल का जो स्त्री केसर वाला हिस्सा है, वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है अपन को। तो इसमें सबसे पहले है, हमने देखा कि जो स्त्री केसर है उसके 3 हिस्से होते हैं। तो सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको अपन बोलते हैं वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं अपन इसको? वर्तिकाग्र बोलते हैं। तो ये वाले जो हिस्से दिख रहे हैं, ये उसके हो गए वर्तिकाग्र, जो इसके एंटीना जैसे हैं, जो एंटीना लगे रहते हैं उसको वर्तिकाग्र बोलते हैं। फिर पाइप जैसी जो चीज़ होती है उसको वर्तिका बोलते हैं। ये जो पाइप, इतना लंबा साइज का पाइप है, इसको बोलते हैं वर्तिका। और फिर नीचे जो है इसका पेट जैसा है, फूला हुआ पेट जैसा है, उसको बोलते हैं अंडाशय, या इसका दूसरा नाम अंडप भी होता है, अंडप। और ये जो पूरे का पूरा स्त्री केसर है वो अपने एक आसन में बैठा हुआ होता है। तो ये जो फूल, ये एक फूल है, तो इसलिए फूल का आसन होता है, इसलिए इसको बोलते हैं पुष्प आसन, पुष्पासन। तो ये जो इसका है, ये पुष्पासन में बैठा हुआ है, तो ये इसका पुष्पासन हो गया। फिर उसके ऊपर ये गोल सा अंडाशय हो गया, फिर ये पतला सा पाइप जैसा वर्तिका हो गई, और ऊपर में ये जो एंटीने लगे हुए हैं इनको बोलते हैं अपन वर्तिकाग्र। तो स्त्री केसर के इतने हिस्से होते हैं, 3 हिस्से होते हैं। तो ये अपन को मालूम होना चाहिए। और ये अपन ने देख लिया गुड़हल के फूल के अंदर में, और किसी भी फूल में देखेंगे स्त्री केसर में ये 3 हिस्से होते हैं। अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो अब अपन NCERT का पैराग्राफ पढ़ना शुरू करते हैं। तो अब हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि जो जायांग है, जायांग पुष्प के स्त्री जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। जो जायांग होता है वो पुष्प के स्त्री जनन अंग का, जो स्त्री जनन अंग है पुष्प का, स्त्री वाला जो अंग होता है ना पुष्प का, पौधे फूल का, उसको दर्शाता है, उसको दर्शाता है। प्रतिनिधित्व मतलब उसको दर्शाता है। तो यहाँ पर ये शब्द आया है जायांग, जायांग। तो हमें याद रखना है जया, जया से याद रखना है। जया जो है एक लड़की का नाम होता है, इसलिए जायांग जो है वो किसको दर्शाता है? स्त्री वाले जनन अंग को दर्शाता है। तो ऐसे अपन को याद रखना है। तो उसका प्रतिनिधित्व करता है। तो अपना ये जो जायांग है, जायांग, जायांग वो क्या बताता है अपन को? वो बताता है अपन को स्त्री के जनन अंग के बारे में बताता है। स्त्री के जनन अंग के बारे में बताता है। स्त्री जनन अंग के बारे में बताता है।
अब ये जो जायांग है वो स्त्री जनन अंग के बारे में बताता है, लेकिन साथ ही साथ अभी अपन ने क्या पढ़ा, अभी अपन ने पढ़ा स्त्री केसर। स्त्री केसर और ये स्त्री केसर भी स्त्री के जनन अंग को बताता है। तो इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? इन दोनों में ये फ़र्क होता है कि जायांग जो होता है वो अंदर की भी बात बताएगा और बाहर की भी बात बताएगा। तो ये बाहर प्लस अंदर, बाहर प्लस अंदर, इसके अंदर में दोनों बातें आ जाती हैं। यानी कि जब अपन जायांग बोलेंगे तो एक स्त्री जनन अंग के बाहर कैसा दिखता है और अंदर कैसा दिखता है, वो दोनों चीज़ें इस शब्द के अंदर में आ जाती हैं। तो हम कहें कि इस फूल के अंदर में जायांग है, तो हम ये भी कह रहे होंगे कि उसके बाहर कैसा दिखता है वो जायांग, उसका जनन का अंग, और अंदर से भी कैसा है, दोनों बातें उसमें आ जाएंगी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा है स्त्री का जनन अंग। स्त्री जनन अंग है पुष्प का, ठीक है। तो इसमें वर्तिका, अग्रवर्तिका और अंडाशय है। तो अगर हम बोलें कि ये आपको क्या दिख रहा है, ये आपको क्या नज़र आ रहा है, तो हम कहेंगे स्त्री केसर नज़र आ रहा है। लेकिन अगर हम बोलें कि आपको जो स्त्री जनन अंग है वो क्या होता है, तो अपन कहेंगे कि वो जायांग होता है। कि ये जो बाहर से नज़र आ रहा है, कि हम कहें कि आपको क्या नज़र आ रहा है, तो अपन ने कहा कि ये स्त्री केसर है। कैसे स्त्री केसर है? क्योंकि हमें दिख रहा है कि इसके ऊपर वर्तिकाग्र है, फिर एक वर्तिका है और उसके बाद में अंडाशय है। तो जो बाहर बाहर से दिख रहा है अपन को वो क्या हो गया, स्त्री केसर बोल दिया हमने। लेकिन जब अगर हम अंदर की भी बात करना चाहें कि स्त्री केसर के अंदर ये जो अंडाशय है, अंडाशय के अंदर में क्या होता है, लघु बीजाणु धानी होती है, फिर उसके बाद में अपरा होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो सब मिला के जब हमें बाहर प्लस अंदर की बात करनी है, बाहर और अंदर की बात करनी है, तो फिर टोटल मिला के जो स्त्री जनन अंग है उसको कौन दर्शाता है, उसको जायांग दर्शाता है। कौन दर्शाता है? जायांग दर्शाता है। कि अगर हमें बोलना है कि इस पौधे के अंदर में जायांग है, तो इसका मतलब क्या हो गया, अपन कह रहे हैं कि इस पौधे के अंदर में स्त्री जनन अंग है। और अगर हम कहें कि जो जायांग है उसमें बाहर बाहर से कैसा दिखता है जायांग, तो अपन कहेंगे बाहर बाहर से जो दिख रहा है उसको अपन कह रहे हैं स्त्री केसर। तो ये क्या हो गया, स्त्री केसर है। जब अपन अंदर की भी बात कर रहे होंगे तब अपन जायांग का शब्द भी इस्तेमाल कर देंगे। तो जो बाहर बाहर की चीज़ दिख रही है अपन को, उसको अपन ने क्या कह दिया, उसको अपन ने कह दिया स्त्री केसर। स्त्री केसर। तो स्त्री केसर से भी अपन स्त्री जनन अंग की बात ही कर रहे हैं, लेकिन वो बाहर बाहर की बात हो गई। लेकिन जब अपन जायांग की बात कर रहे हैं, जायांग बोलेंगे तो मतलब तब भी स्त्री जनन अंग की बात कर रहे हैं, लेकिन वो बाहर प्लस अंदर दोनों की बात हो गई, ठीक है। ये अपन को थोड़ा सा डिफरेंस पता होना चाहिए। तो हमने पढ़ लिया कि जो जायांग होता है वो पुष्प के स्त्री जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि स्त्री वाले जनन अंग को दर्शाता है। अब इसके आगे क्या कह रही है एनसीईआरटी कि जायांग एक स्त्री केसर यानी कि एक अंडापी या फिर बहु स्त्री केसर यानी कि बहु अंडपी हो सकते हैं। यानी कि जो जायांग है वो दो टाइप के हो सकते हैं। जायांग जो है हमारे वो दो टाइप के हो सकते हैं। एक तो हो सकता है कि जिसमें एक स्त्री केसर हो, ऐसा जायांग जिसमें सिर्फ एक स्त्री केसर हो, यानी कि जिसको कहते हैं एक अंडापी। और एक ऐसा जायांग हो सकता है कि जिसके अंदर में बहुत सारे स्त्री केसर हों, जिसको अपन कह देंगे बहुअंडपी। जिसको क्या कह देंगे, बहुअंडपी। तो यहाँ पर एनसीईआरटी वालों ने बताया कि ये जो जायांग है, जायांग वो कैसे हो सकते हैं, वो दो टाइप के हो सकते हैं। वो कैसे हो सकते हैं, दो टाइप के हो सकते हैं। एक टाइप ये रहा और दूसरा टाइप ये रहा। एक टाइप कैसा है कि एक टाइप ऐसा है कि जिसके अंदर में क्या हो रहा है कि सिर्फ एक स्त्री केसर है। जिसके अंदर में क्या हो रहा है, सिर्फ एक स्त्री केसर है। ये वाला जो जायांग है इसके अंदर में एक ही स्त्री केसर है और इसमें पुन केसर लगे हुआ है, ठीक है। और ये इसके पत्तियां हैं।
पंखुड़ियाँ हैं इसकी, ठीक है। तो ये वाला जो जायांग है ये कैसा है, इसके अंदर में क्या है, सिर्फ एक स्त्री केसर है। इसके अंदर क्या है, सिर्फ एक स्त्री केसर है। तो इसको अपन क्या बोल देंगे, इसको अपन बोल देंगे ये कैसा जायांग है, एक स्त्री केसर वाला, एक स्त्री केसर, एक स्त्री केसर वाला जायांग है। या फिर दूसरी भाषा में इसको क्या बोल सकते हैं कि ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, अंडाशय। और अंडाशय का दूसरा नाम क्या होता है, अंडप। तो इसलिए अपन इसको बोल सकते हैं एक अंडपी, एक अंडपी, एक अंडपी। अगर इसको मिला के बोलेंगे तो इसको बोल देंगे एकांडपी, 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 ठीक है। तो ये वाला जो जायांग जिसके अंदर में सिर्फ एक स्त्री केसर होता है उसको अपन बोलते हैं एक स्त्री केसर वाला जायांग, या फिर दूसरी भाषा में बोलेंगे एक अंडपी जायांग। इसके बाद में नेक्स्ट टाइप का जो होता है हमारा जो पिस्टिल होगा, जो गाइनोशियम होगा, तो उसके अंदर में बहुत सारे हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि इसके अंदर में फिर दूसरे किस्म का जो जायांग है वो ऐसा है कि यहाँ पर ये है अपना पुष्प का आसन, और इसके अंदर में बहुत सारे जायांग, बहुत सारे स्त्री केसर हैं इसके पास। एक ये रहा, फिर एक स्त्री केसर ये रहा, फिर एक और स्त्री केसर है, और एक और स्त्री केसर है। तो इसके पास क्या है, बहुत सारे स्त्री केसर हो गए। इसके पास क्या हो गए, बहुत सारे स्त्री केसर हो गए। तो ये वाला जायांग क्या कहलाएगा, इसको कहेंगे बहु स्त्री केसरी, बहु स्त्री केसरी। तो ये वाला जायांग कैसा हो जाएगा, बहु स्त्री केसरी। और ये जो नीचे वाली चीज़ है उसको क्या बोलते हैं, अंडप, इसको बोलते हैं अंडप। तो इसमें भी बहुत सारे अंडप हैं, तो इसलिए इसको कहेंगे बहु अंडपी, बहु अंडपी। इसको क्या कहेंगे, बहु अंडपी कहेंगे। तो यहाँ पर कहानी में क्या है, यहाँ पर कहानी में ये है कि ये जो जया है ये गई मार्केट में अंडे लेने के लिए, तो जया के पास एक दुकान में गई तो सिर्फ इसको एक ही अंडा मिला, एक दुकान में इसको सिर्फ एक अंडा मिला, तो इसलिए वहाँ पर उस दुकान का नाम पड़ गया एक अंडपी। तो जया कैसी हो गई, एक अंडपी। या फिर इसके पास एक ही क्या मिली, इसको स्त्री केसरी मिली, तो इसको बोल दिया एक स्त्री केसर। फिर जया दूसरी दुकान में गई, इसको बहुत सारे अंडे मिल गए, इसको क्या हो गया, बहुत सारे अंडे मिल गए, इसलिए अपन ने इसको क्या बोल दिया, बहु अंडपी। इसलिए अपन ने क्या बोल दिया, बहु अंडपी या फिर बहु स्त्री केसरी। तो जया को एक दुकान में सिर्फ एक अंडा मिला और दूसरी दुकान में बहुत सारे अंडे मिले, इसलिए एक दुकान में उसका नाम पड़ गया एक अंडपी और दूसरी दुकान में उसका नाम पड़ गया बहु अंडपी। तो ये दो तरीके के जायांग हो गए, ऐसा जायांग जिसमें सिर्फ एक स्त्री केसर होता है और एक ऐसा जायांग है जिसमें बहुत सारे स्त्री केसर होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ पर पढ़ा कि जो जायांग होता है वो एक स्त्री केसर वाला हो सकता है, एक स्त्री केसर जिसको एक अंडप भी कहते हैं, या फिर वो बहु स्त्री केसरी वाला हो सकता है जिसको बहु अंडपी कहते हैं। अब इसके बाद जहाँ पर ये जो जायांग है, जहाँ पर ये एक से अधिक होते हैं, वहाँ स्त्री केसर आपस में संगलित हो सकते हैं, तो उसको बोलेंगे युक्तांडपी, जिसको अपन देखेंगे चित्र 2.7 बा में देखेंगे। या फिर ये जो स्त्री केसर हैं वो आपस में स्वतंत्र हो सकते हैं, स्त्री केसर आपस में स्वतंत्र हो सकते हैं, तो उसको अपन बोलेंगे वियुक्त अंडपी। तो उसको अपन क्या कहेंगे, वियुक्त अंडपी कहेंगे। यानी कि जहाँ पर ये जो स्त्री केसर बहु अंडपी वाले हैं, यानी कि एक से अधिक स्त्री केसर होते हैं, वहाँ पर स्त्री केसर हैं
वो आपस में संगलित हो सकते हैं, यानी कि आपस में चिपके हुए हो सकते हैं, जुड़े हुए हो सकते हैं, तो अपन उसको बोलेंगे युक्तांडपी। उसको क्या बोलेंगे? युक्तांडपी। या फिर जो स्त्री केसर हैं वो स्वतंत्र हो सकते हैं, यानी कि एक दूसरे से अलग अलग हो सकते हैं, तो उसको अपन बोलेंगे वियुक्त अंडपी। तो उसको अपन क्या बोलेंगे? वियुक्त अंडपी बोलेंगे। तो अपन ने क्या देखा? तो अपन ने ये देखा कि ये जो जायांग है, जायांग वो कैसा हो सकता है? या तो उसके अंदर में एक स्त्री केसर हो, तो वो हो जाएगा एक स्त्री केसरी, एक स्त्री केसर, एक स्त्री केसरी हो सकता है। या इसको बोलते हैं एक आंडपी, एक आंडपी। या फिर जो जायांग है वो कैसा हो सकता है कि उसमें बहुत सारे स्त्री केसर हों, बहुत सारे स्त्री केसर हों, तो उसको बोलेंगे बहु स्त्री केसरी, बहु स्त्री केसरी बोलेंगे। या फिर इसको बोलेंगे बहु अंडपी, बहु अंडपी, यानी एक से ज़्यादा इसके पास स्त्री केसर है। अब जहाँ पर एक से ज़्यादा स्त्री केसर है, बहुत सारे स्त्री केसर है, वो भी दो टाइप के हो सकते हैं। वो भी कैसे हो सकते हैं? दो टाइप के हो सकते हैं। दो टाइप के कैसे हो सकते हैं कि एक जगह क्या होगा, स्त्री केसर कुछ इस प्रकार होंगे। कैसे दिखेंगे? ऐसे दिखेंगे। मैं बना के बताता हूँ कि ये इसका पुष्पासन है। फिर उसके बाद में क्या हो रहा है कि ये हो गई इसकी वर्तिका, ये हो गई इसकी वर्तिका अगर हो गई, ये उसकी हो गई वर्तिका। फिर नीचे कैसा होना चाहिए था? नीचे ऐसे अंडप होता है ना, नीचे ऐसा अंडप होता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसके अंडप जो है ना वो सारे के सारे आपस में मिल गए। ये दूसरे अंडप, तीसरा अंडप, चौथा अंडप, पांचवा अंडप, छठा अंडप, ये आपस में एक दूसरे के क्या हो गए हैं? मिक्स हो गए हैं, एक दूसरे के साथ में जुड़ गए हैं। ये जितने भी अंडप हैं यहाँ पर, ये पहले क्या थे? अलग अलग थे, लेकिन अभी आपस में फेविकोल से चिपक गए और आपस में एक दूसरे के साथ क्या हो गए? जुड़ गए होंगे, जुड़ गए हैं, यानी कि संगलित हो गए हैं। तो ऐसा जो स्त्री केसर होता है, ऐसा जो जायांग होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको अपन बोलते हैं, उसको कहते हैं युक्त अंडपी, युक्त अंडपी। उसको क्या बोलते हैं? युक्त अंडपी। युक्त अंडपी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसके जो अंडप हैं वो आपस में क्या है? चिपक गए हैं, वो आपस में क्या है? जुड़े हुए हैं। तो जुड़े हुए को क्या बोलते हैं? जुड़े हुए को बोलते हैं युक्त। तो इसलिए उसको बोलेंगे जुड़े हुए अंडप वाला, इसलिए इसको कहेंगे युक्त अंडपी। इसलिए इसको क्या कहेंगे? युक्त अंडपी। तो यहाँ पर कैसे हो रहे हैं? जुड़े हुए हैं आपस में, जुड़े हुए को यहाँ पर बोलेंगे संगलित हैं। ये कैसे हो रहे हैं? संगलित, संगलित, यानी कि आपस में संग संग में गले मिल रहे हैं ये। तो सारे के सारे अंडप आपस में गले मिल रहे हैं, इसलिए ये कैसे हो गए? युक्त अंडपी हो गए, एक दूसरे से चिपके हुए हैं। दूसरे टाइप का अंडप कैसा होगा? दूसरे टाइप का स्त्री केसर, दूसरे टाइप का जायांग कैसा होगा कि उसके अंदर में ये जो अंडप हैं वो आपस में एक दूसरे से अलग अलग हैं। आपस में कैसे हैं? एक दूसरे से अलग अलग हैं। तो ये जैसा पहले मैंने बताया था, ये एक अंडप है, ये एक स्त्री केसर है, एक दूसरा स्त्री केसर है, ये तीसरा स्त्री केसर है और ये चौथा स्त्री केसर है। तो ये चार मैंने यहाँ पर बनाए हैं, चारों के चारों अलग हैं। चारों के चारों कैसे हैं? ये अलग हैं, ये अलग है, फिर उसके बाद में ये अलग है, उसके बाद में ये अलग है और उसके बाद में ये अलग है। तो इन दोनों ने थोड़ी सी दुश्मनी चल रही है इन लोगों की, लेकिन फिर भी साथ साथ रह रहे हैं। तो इसको बोलेंगे, क्योंकि ये अलग अलग हैं, स्वतंत्र हैं ये। कैसे हैं ये? स्वतंत्र, ये स्वतंत्र हैं, इंडिपेंडेंस डे बनाते हैं, तो इसलिए इसको बोलेंगे वियुक्त अंडपी। इसलिए इसको बोल देंगे वियुक्त, वियुक्त अंडपी। ये कैसा जायांग हो जाएगा? यो इसको कहेंगे वियुक्त अंडपी। इसको क्या कहेंगे? वियुक्त अंडपी। तो दो किस्म के और जायांग हो गए। कैसे वाले? जिसमें बहुत सारे स्त्री केसर होते हैं, बहुत सारे अंडप होते हैं, वो भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो है कि आपस में ये सारे के सारे जुड़े हुए हैं,
तो इसलिए इसको बोलेंगे युक्त अंडपी। आपस में कैसे हैं, ये संगलित हैं यानी कि जुड़े हुए हैं, तो इसलिए इसको बोलेंगे युक्त अंडपी। दूसरे टाइप का कैसे होंगे कि ये इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, यानी कि अलग अलग से हैं, स्वतंत्र हैं, सारे के सारे स्वतंत्र हैं, एक दूसरे से अलग अलग हैं, इसलिए इसको बोलेंगे वियुक्त अंडपी। इसलिए इसको क्या बोलेंगे, वियुक्त अंडपी। तो यहाँ पर हमने यही पढ़ा कि जहाँ पर एक से अधिक स्त्री केसर होते हैं, वहाँ जो स्त्री केसर हैं वो आपस में संगलित हो सकते हैं, यानी कि जुड़े हुए सब हो सकते हैं, तो उसको अपन कहते हैं युक्त अंडपी कहते हैं। या फिर वो आपस में कैसे हो सकते हैं, स्वतंत्र हो सकते हैं, तो उसको अपन कहेंगे वियुक्त अंडपी। उसको क्या कहेंगे, वियुक्त अंडपी। अब अपन को ये चित्र 2.7 बा और सा के अंदर में देखना है और इसका एग्जाम्पल याद करना है। तो जो इसके एग्जाम्पल अब अपन को याद करने हैं कि युक्त अंडपी का क्या एग्जाम्पल है, कि जिसके अंदर में जो अंडप रहते हैं वो आपस में जुड़े हुए रहते हैं। तो इसका एग्ज़ाम्पल है एनसीईआरटी के अंदर में वो दिया हुआ है, एग्ज़ाम्पल हमें याद करना है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं पापा, PAPA पापा, VER वर, पापा वर। और हिंदी में इसको लिखेंगे पैपा वर, पैपावर। तो एक पैपावर एक नाम का एक पौधा होता है, तो उसके जो अंडप होते हैं ना, वो आपस में कैसे होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, संगलित होते हैं। तो ये हमें याद करना है, इसका एग्जाम्पल युक्त अंडपी का एग्जाम्पल। फिर जो वियुक्त अंडपी है, वियुक्त अंडपी, इसका एग्जाम्पल हमें याद करना है। इसका एग्जाम्पल है, एक पौधा होता है माइकेलिया या माइचेलिया इसको बोल सकते हैं, माइचेलिया, MICHELIA लिया, माइचेलिया। हिंदी में इसको बोलते हैं माई ओ मोरी माई चेलिया, क्या लिया, क्या लिया, माइचेलिया। तो जो वियुक्त अंडपी यानी कि जिसके अंडप स्वतंत्र होते हैं, उसका एग्जाम्पल क्या हो गया, उसका एग्जाम्पल हो गया माइचेलिया। और जिसके अंडप आपस में जुड़े हुए रहते हैं, युक्त अंडपी होते हैं, उसका एग्जाम्पल क्या हो गया, पैपावर। तो इसको याद कैसे करेंगे अपन, याद ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पर लिखा है पापा, तो अपने जो पापा होते हैं वो अपन से कैसे होते हैं, अपन से जुड़े हुए रहते हैं रिश्ते में, है ना। पापा जो होते हैं अपन से रिश्ते में जुड़े हुए रहते हैं। तो इससे अपन याद कर सकते हैं कि जो पापावर पौधा है उसके अंडप भी कैसे होते हैं, उसके अंडप भी आपस में कैसे रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, यानी कि आपस में संगलित रहते हैं, इसलिए इसको क्या कहेंगे, युक्त अंडपी। तो अगर युक्त अंडपी आया तो हमें याद करना है, युक्त अंडपी मतलब जिसके अंडप जुड़े हुए रहते हैं, जुड़े हुए मतलब पापा अपन से जुड़े हुए रहते हैं, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, पापावर। तो पापावर जो है इसको याद करते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, जुड़े हुए। तो पापा अपन से जुड़े हुए हैं, वैसे ही पापावर के अंडप भी एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, एक दूसरे से संगलित रहते हैं, इसलिए इसको कहेंगे युक्त अंडपी। तो युक्त अंडपी का एग्जाम्पल हो गया पापावर। फिर उसके बाद में ये माइचेलिया, इसका नाम क्या है, माइचेलिया। अब माइचेलिया में चेला पकड़ लेना अपन को, चेले चपाटे होते हैं ना, तो चेले चपाटे जो होते हैं वो क्या चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में स्वतंत्र होना चाहते हैं, यानी कि चेले लोग जो रहते हैं वो मालिक के गुलाम रहते हैं, ठीक है। तो चेले लोग का सपना रहता है कि हम स्वतंत्र रहें। तो इसलिए जो माइचेलिया उसके अंडप कैसे हैं, उसके अंडप होते हैं स्वतंत्र, उसके अंडप कैसे होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। तो चेले लोग के जो अंडप हैं वो कैसे रहते हैं, स्वतंत्र रहते हैं, क्योंकि चेलों को स्वतंत्र होना है। वैसे ही माइचेलिया के जो अंडप हैं वो भी कैसे हैं, स्वतंत्र हैं, या इसलिए इसको कहेंगे अपन वियुक्त अंडपी। इसलिए इसको क्या कहेंगे, वियुक्त अंडपी। और पापावर को क्या कहेंगे, युक्त अंडपी। पापावर के कैसे हो जाएंगे, युक्त अंडपी। ऐसे इसको अपन याद रख सकते हैं। अब ये पौधा जो है दिखते कैसे हैं, उससे अपन याद करने में और आसानी होगी, तो अपन देख लेते हैं थोड़ा। तो यहाँ पर हम ज़रा देख लेते हैं कि कैसे ये पौधे दिखते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं पैपावर को, पैपावर कैसे नज़र आता है। तो ये पैपावर का पौधा है, ये इतने सारे जो हमें नज़र आ रहे हैं,
ये पूरे के पूरे जो पौधे हैं वो पापावर के हैं। ऐसे गोल गोल से नज़र आते हैं, जैसे मटके लगे हों पौधे के ऊपर, तो ऐसे कुछ दिखते हैं। अब इसका ये जो हमें दिख रहा है, ये जो हमें यहाँ पर ये नज़र आ रहा है, ये इसका असल में जायांग है, या फिर अपन कह सकते हैं ये इसका स्त्री केसर नज़र आ रहा है अपन को। ये कैसा है अपना, ये कैसा है, इसका स्त्री केसर है। तो ये इसका स्त्री केसर नज़र आ रहा है। ये जो दिख रहे हैं ना मटके जैसे, ये इसकी स्त्री केसर है, ये भी स्त्री केसर है। और ये नीचे छोड़ा छुटकू सा, ये भी स्त्री केसर है। अब अपन ने पढ़ा है कि ये जो पापावर है उसमें कैसा होता है, बहुअंडपी, यानी कि उसके अंडप कैसे होते हैं, स्त्री केसर कैसे होते हैं, बहुत सारे होते हैं। लेकिन बहुअंडपी में वो कैसा है, पापावर जो है जुड़े हुए रहते हैं, है ना। उसके जो अंडप हैं वो आपस में कैसे रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, ये नीचे की तरफ से जुड़े हुए रहते हैं। तो वैसे ही इसमें भी है कि ये जो अपन को गोला सा दिख रहा है वो असल में क्या है, ऐसे बहुत सारे अंडप थे। ये पहले एक अंडप था, दूसरा अंडप, तीसरा अंडप, चौथा अंडप, पांचवा अंडप, छठा अंडप, ये बहुत सारे अंडप थे। लेकिन आपस में क्या हुआ, आपस में ये कैसे हो गए, मिल गए। ये आपस में क्या हो गए, जुड़ गए, आपस में ये जुड़ गए। तो इसलिए वो कैसे नज़र आते हैं, एक ही जैसे एक गोले से बना लेते हैं, गोला सा बना लिया। और ये जो ऊपर इसका ये फूल जैसा दिख रहा है, ये इसका असल में वो एंटीना है, वर्तिकाग्र है। ये इसका क्या है, वर्तिकाग्र है। वैसे यहाँ पर ये एक और एग्जाम्पल है कि ये इसके नीचे जो दिख रहा है, ये बहुत सारे इसके अंडप हैं, इसकी लाइनिंग भी दिख रही है। बहुत सारे अंडप जो हैं आपस में जुड़े हुए हैं, संगलित हो रखे हैं, इसलिए इसको क्या कहेंगे, इसलिए ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, युक्त अंडपी का। और ये ऊपर इसका जो दिख रहा है वो इसका ये एंटीना है, यानी कि इसका वर्तिकाग्र है। तो यही डायग्राम एनसीईआरटी के अंदर में भी दिया गया है। एनसीईआरटी के अंदर में जब अपन को पापावर का डायग्राम देखना है तो अपन को देखना रहेगा ये जो चित्र 2.7 है उसका ये जो बी वाला डायग्राम है, पापावर यहाँ पर दिया है। पापावर जो कि कैसा है, बहुअंडपी होता है, और साथ में बहुअंडपी होने के बाद उसके जो स्त्री केसर होते हैं वो युक्त अंडपी होते हैं, यानी कि उसकी जो स्त्री केसर है वो आपस में जुड़े हुए रहते हैं। तो यहाँ पर ये दिख रहा है अपन को, ये वाला जो डायग्राम है, ये वाला जो डायग्राम है ये पापावर का डायग्राम है। ये किसका डायग्राम है, पापावर का डायग्राम है। तो पापा अपन से जुड़े हुए रहते हैं, तो वैसी इसकी ये जो नीचे वाली चीज़ दिख रही है, ये जो नीचे जिसका दिख रहा है गोला सा, ये वाला, तो ये इसका अंडप है। और इसके अंडप बहुत सारे आपस में जुड़ जाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं युक्त अंडपी। और ऊपर इसका ये जो फूल जैसा हिस्सा दिख रहा है, ये असल में इसका क्या है, असल में ये इसका वर्तिकाग्र है। क्या ये वर्तिकाग्र है, जैसा कि अपन ने पहले पढ़ा था, ये वर्तिकाग्र है, वैसे ही ये इसका वर्तिकाग्र है, पापावर का वर्तिकाग्र है। तो कभी कभार नीट के अंदर में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि लेबलिंग करने को दी होती है, तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए लेबलिंग करी होगी और ये मिटा देंगे, वो ये मिटा देंगे, इसको नाम दे देंगे ए, और यहाँ पर इसको मिटा देंगे और इसको नाम दे देंगे बी। तो अब बोलेंगे कि ये कौन सा पौधा है, पहले ये पूछेंगे कौन से पौधे का डायग्राम है, तो अपन को बोलना है पापावर का डायग्राम है। फिर उसके बाद बोलेंगे कि ये इसमें ए क्या है और बी क्या है, तो अपन को बता देना है कि देखिए ए जो है इसका युक्त अंडपी है और बी जो है इसका वर्तिकाग्र है। तो ऐसा करके ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये तो हो गया पापावर के बारे में। अब अपन देखते हैं माइकेलिया के बारे में, चेले लोग के बारे में। अपन कूद के आ चुके हैं चेलों की बात करने के लिए। तो माइकेलिया की बात करें, माइकेलिया का पौधा कैसा नज़र आता है तो अपन देख लेते हैं। ये माइकेलिया का पौधा है, थोड़ा बड़ा करके बता देता हूँ। ये माइकेलिया का पौधा है और इसमें क्या लगा हुआ है, इसमें बहुत सारे उसके फूल लगे हुए हैं, बहुत सारे क्या लगे हैं, इसके फूल लगे हैं। तो इसको अपन डिटेल में देख लेते हैं थोड़ा सा जूम करके। तो ये इसका माइकेलिया का एक फूल का जूम वाला डायग्राम है। ये माइकेलिया का फूल है इतना बड़ा, और इस फूल के अंदर में अपन को दिखाई दे रहा है, यहाँ पर थोड़ा जूम करके अगर देखें, ये इसका जो दिख रहा है अपन को, ये इसका क्या है, असल में स्त्री केसर है। इसका ये क्या है, ये स्त्री केसर है, ये माइकेलिया का स्त्री केसर है। तो ये माइकेलिया का क्या है, स्त्री केसर।
ज़रा इसको साइड कर दें। तो ये जो अपन को नज़र आ रहा है माइचेलिया का स्त्री केसर है। अब इस स्त्री केसर में ध्यान देने वाली बात क्या है कि इसमें गोले गोले से दिख रहे हैं अपन को, ये एक गोला दिख रहा है, ये पत्तियों जैसी चीज़ें दिख रही हैं, है ना। इसके स्त्री केसर में ऐसे पत्तियों जैसी, जैसे मेहंदी की डिज़ाइन बनी होती है ना, मेहंदी की डिज़ाइन भी यहीं से आई है। देख लीजिए आप, सामने मैं मेहंदी की डिज़ाइन बना रहा हूँ, तो ये माइचेलिया है, इसकी मेहंदी की डिज़ाइन बनी हुई है ऐसे पत्तियों जैसी, है ना, पत्तियों जैसी डिज़ाइन है। अब ये असल में डिज़ाइन नहीं है, असल में क्या है, इसके स्त्री केसर है, बहुत सारे स्त्री केसर है। एक जो मैंने ये बनाया है ना, ये इसका क्या है, स्त्री केसर है, स्त्री केसर। अब अपन ने इसको किसके अंदर में पढ़ा है, ये अपन ने इसको पढ़ा है बहुअंडपी में। क्या पढ़ा है अपन ने, बहुअंडपी के अंदर पढ़ा है, यानी कि इसके बहुत सारे स्त्री केसर होते हैं, लेकिन इसके स्त्री केसर कैसे हैं, स्वतंत्र होते हैं। इसके स्त्री केसर स्वतंत्र होते हैं, इसलिए अपन इसको क्या करें, वियुक्त अंडपी। वैसे ही यहाँ पर जो इसकी स्त्री केसर हैं वो सारे के सारे अलग अलग हैं, है ना, सारे के सारे अलग अलग हैं, एक दूसरे के अंदर में मिल नहीं गए हैं, बल्कि अलग अलग से लगे हुए हैं। जैसे पत्तियाँ लगी होती हैं अलग अलग सी, वैसे ही इसके स्त्री केसर लगे हुए हैं, इसलिए इसको अपन क्या बोल रहे हैं, वियुक्त अंडपी। तो ये जो चेले लोग हैं वो स्वतंत्र होना चाहते हैं, वैसे ही इसके जो स्त्री केसर है वो भी स्वतंत्र हैं। एक और डायग्राम में अपन देख लेते हैं, ये इसका एक और डायग्राम है। तो ये इसका फूल है जो कि अभी खिला नहीं है, लेकिन इसमें इसका ये जो नज़र आ रहा है अपन को, ये इसका स्त्री केसर है, और इस स्त्री केसर के अंदर में वही मेहंदी जैसी डिज़ाइनें बनी हुई हैं, ये इसके स्त्री केसर लगे हुए हैं बहुत सारे। तो ये सारे के सारे जो इसके स्त्री केसर हैं वो कैसे हैं, अलग अलग से हैं, अलग अलग हैं, इसलिए इसको क्या कहेंगे, वियुक्त अंडपी कहेंगे। तो ये भी एग्जाम्पल किसका हो जाएगा, वियुक्त अंडपी का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो यही माइकेलिया को हम एनसीईआरटी के अंदर में देख लेते हैं, इसका डायग्राम कैसा दिया गया है, क्योंकि आखिरकार नीट के अंदर में ये सारी इमेज नहीं आएंगी, बल्कि एनसीईआरटी की बातें पूछी जाएंगी। तो एनसीईआरटी में कैसा दिया गया है वो देख लेते हैं हम। तो माइकेलिया को देखने के लिए हमें फिर से चित्र 2.7 में आना पड़ेगा। ये हमारा चित्र 2.7 है, और यहाँ पर लिखा है, इसको मिटा देते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है माइचेलिया के बहुअंडपी, माइचेलिया के बहुअंडपी जो कि कैसे हैं, वियुक्त अंडपी स्त्री केसर है, वियुक्त अंडपी स्त्री केसर है। यानी कि माइचेलिया सबसे पहले क्या है, बहुअंडपी है, यानी कि उसके बहुत सारे अंडप होते हैं, बहुत सारे स्त्री केसर होते हैं। लेकिन इसके जो बहुत सारे स्त्री केसर हैं, क्योंकि ये चेला है, चेले लोग स्वतंत्र रहना चाहते हैं, इसलिए कैसे होते हैं, आपस में स्वतंत्र होते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, वियुक्त अंडपी कहते हैं। तो इसका डायग्राम दिया गया है सा वाला, ये डायग्राम है जो हमने अभी अभी देखा था। तो इसकी पौधे, जो इसका फूल था, इसकी पत्तियां गायब कर दी हैं, ऐसे पत्तियां लगी हुई थी, बस बीच का स्त्री केसर इन्होंने दिखाया एनसीईआरटी वालों ने। और इसके अंदर में देखा था हमने, मेहंदी जैसी डिज़ाइनें बनी हुई हैं, मेहंदी की जो डिज़ाइनें होती हैं, ये असल में क्या है, इसके ये सारी की सारी जो लगे हुए हैं ये इसके अंडप हैं, सारे के सारे क्या हैं, इसके अंडप हैं, या स्त्री केसर बोल सकते हैं। और सारे के सारे अंडप कैसे हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, इसलिए ये कैसा एग्जाम्पल हो जाएगा, वियुक्त अंडपी का। ये कैसा एग्जाम्पल हो जाएगा, वियुक्त अंडपी का एग्जाम्पल होगा। ये क्या एग्जाम्पल होगा, माइचेलिया। तो ये हमें इतना यहाँ पर अभी तक जानना था। अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर हमने जो बात पढ़ चुकी थी वही एनसीईआरटी वालों ने अब दोबारा शुरू करी है, मेन मुद्दे की बात, कि प्रत्येक स्त्री केसर में 3 भाग होते हैं, प्रत्येक स्त्री केसर में 3 भाग होते हैं। हमने पढ़ लिया चित्र 2.7 में, कौन से होते हैं, वर्तिकाग्र होता है, ये भी हमने पढ़ लिया, वर्तिका होता है बीच वाला पार्ट पाइप जैसा, और फूला हुआ पार्ट क्या होता है, अंडाशय होता है। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताया गया है कि किसका क्या काम होता है। तो यहाँ पर एनसीईआरटी वालों ने बताया कि जो ये स्त्री केसर होती है, स्त्री केसर, क्योंकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो स्त्री केसर के 3 हिस्से होते हैं। स्त्री केसर के कितने हिस्से होते हैं, 3 हिस्से होते हैं। सबसे पहले ऊपर वाला होता है वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र बार बार इसलिए लिखा जा रहा है ताकि अपन को याद हो जाए अच्छी तरीके से। दूसरा होता है वर्तिका, वर्तिका, और तीसरी होते है जो पेड़ जैसा होता है, फूला हुआ हिस्सा, उसको बोलते हैं
अंडाशय, अंडाशय बोलते हैं, या फिर उसको दूसरी भाषा में बोलते हैं, दूसरे ही शब्द में अंडप बोलते हैं, अंडप। तो ये 3 चीज़ें होती हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्टिग्मा, STIGMA, स्टिग्मा। दूसरे वाले को बोलते हैं, वर्तिका को बोलते हैं स्टाइल, और अंडाशय को बोलते हैं ओवरी। तो ये हो जाएगा स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी हिंदी में बोलेंगे तो वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, ये 3 चीज़ें हो गई। अब इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बताया गया NCERT के अंदर। तो फिर से एक और बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने ये चित्र देखा था 2.7A में, जो गुड़हल का स्त्रीकेसर दिखाया था इन्होंने। सबसे ऊपर में वर्तिकाग्र है, फिर उसके बाद में वर्तिका है पाइप जैसा, और आखिर में क्या है? अंडाशय, जिसको अंडप भी बोलते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जो वर्तिकाग्र है वो परागकणों के अवतरण मंच का काम करता है। वो परागकणों के अवतरण मंच का काम करता है, यानी कि ये जो सबसे आगे वाला हिस्सा है वर्तिकाग्र, वो परागकण जो होते हैं ना, परागकण, उनके लिए कैसा काम करता है? अवतरण मंच का काम करता है, अवतरण मंच का काम करता है। तो हमने कभी भी देखा होगा कि हमारे स्कूल के अंदर में, जब भी स्कूल होती है तो प्रार्थना वगैरह होती है ना, प्रेयर करी होगी, जनगण मन गाया होगा, तो वो किस पे होता है? या डांस वगैरह हो रहे हैं, कुछ भी कोई भी प्रोग्राम हो रहा है तो मंच पे होता है। किस पे होता है? स्टेज पे होता है ना। और अवतरण मतलब आने वाला, यानी कि जहाँ पर जैसे हेलीकॉप्टर है वो कहीं पर उतरता है, तो जो ज़मीन है उसको बोलेंगे वो उसका अवतरण हो गई। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये है लड्डू, ये क्या है? लड्डू, बेसन का लड्डू है। और ये है मक्खी, ये है मक्खी, मक्खी समझ लीजिए इसको। अब ये जो लड्डू है, L से लड्डू है, अब ये मक्खी जो है यहाँ पर आके बैठेगी, मक्खी यहाँ पर आके बैठेगी। तो ये जो लड्डू है वो एक मंच हो गया, ये एक अवतरण मंच हो गया। किसके लिए? मक्खी के लिए। ठीक है, लड्डू जो है अवतरण मंच, यानी कि आने वाला, इसके उतरने वाला मंच हो गया इस लड्डू के लिए। वैसी जो हमारा क्या होता है? स्त्रीकेसर है, स्त्रीकेसर है, उसके ऊपर में ये जो ये वाला हिस्सा है वर्तिकाग्र, वो भी किसके लिए अवतरण मंच होता है? जो परागकण है, परागकण के लिए अवतरण मंच होता है। यानी कि जो परागकण है वो यहाँ पर आके गिरेगा, यहाँ पर आके लैंड करेगा। तो परागकण के लिए अवतरण मंच का काम करता है क्या? वर्तिकाग्र। तो वर्तिकाग्र जो होता है वो परागकणों का अवतरण मंच का काम करता है। इतना समझ में आ गया होगा। फिर अब अपन आगे बढ़ते हैं। फिर वर्तिका के बारे में बताया कि वर्तिका एक दीर्घीकृत पतला, यानी कि इकहरा भाग है। वर्तिका एक दीर्घीकृत पतला इकहरा भाग है जो वर्तिका के नीचे होता है। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है NCERT के अंदर में, यहाँ पर लिख लेना इसको काट के, जो वर्तिकाग्र के नीचे होता है, जो वर्तिकाग्र के नीचे होता है। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि ये जो वर्तिका है, जो पाइप जैसी वर्तिका होती है, वो कैसी होती है? दीर्घीकृत होती है। कैसी होती है? दीर्घीकृत होती है। दीर्घीकृत का मतलब होता है लंबी सी, लंबी सी, और साथ में कैसी होती है? पतली, पतली या बोल लो या फिर इकहरा बोल लो। इकहरा और पतला एक ही बात होती है। तो लंबी सी यानी कि दीर्घीकृत, और पतली सी, पतला सा भाग है जो किसके नीचे होता है? वर्तिकाग्र के नीचे होता है। किसके नीचे होता है? वर्तिकाग्र के नीचे होता है। तो अपन ने यहाँ पर देख लिया कि ये जो स्त्रीकेसर होता है, स्त्रीकेसर है, फिर से अपन बना देते हैं। ये स्त्रीकेसर जो है उसमें 3 हिस्से दिखाए हैं इन्होंने, NCERT वालों ने। सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको बोलते हैं वर्तिकाग्र, इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र है। और ये जो वर्तिकाग्र है वो किसका काम करता है? वर्तिकाग्र जो होता है
वो अवतरण मंच का काम करता है। इसका काम करता है अवतरण मंच। अवतरण मंच का काम करता है, यानी कि इसके ऊपर परागकण आके गिरता है। फिर दूसरा जो ये हिस्सा है, दूसरा हिस्सा जो बताया इन्होंने एनसीईआरटी के अंदर में, वो बोला है वर्तिका। ये जो पतला सा है वर्तिका। अब ये जो वर्तिका होती है वो कैसी है? वो है दीर्घीकृत। दीर्घीकृत 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 का मतलब होता है लंबी। लंबी। और साथ में कैसी होती है? दीर्घीकृत पतली। पतली या फिर दूसरी भाषा में इकहरी। तो ये दीर्घीकृत हिस्सा है, यानी कि पतला सा लंबा सा हिस्सा है, पतला सा हिस्सा है, जो किसके नीचे है? ये जो वर्तिका है वो किसके नीचे है? आसमान के नीचे है या ज़मीन के नीचे है? नहीं नहीं, ये जो वर्तिका है वो किसके नीचे दिख रही है हमें? जाहिर सी बात है, इसके ऊपर क्या है? ये वर्तिकाग्र है ना, इसके ऊपर वर्तिकाग्र है। तो वर्तिकाग्र के नीचे क्या होती है? वर्तिका होती है। तो इतना भी बात भी अपन को क्लियर है, किसके नीचे होती है? वर्तिकाग्र के नीचे होती है। फिर अब अपन दोबारा से एनसीईआरटी पे चलते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि स्त्री केसर के आधार पर, स्त्री केसर के आधार कार्ड पर नहीं, स्त्री केसर के आधार पर, आधार कार्ड की बात नहीं चल रही है यहाँ पर, स्त्री केसर के आधार पर उभरा यानी कि फूला हुआ भाग होता है, जिसको अंडाशय कहते हैं, जो कि क्या होता है? अंडाशय होता है। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि जो स्त्री केसर है हमारा, है ना, उसके आधार पर, आधार का मतलब, आधार पर मतलब जिसके नीचे, उसके सबसे नीचे वाले हिस्सा जो होता है, इसकी तली पे, बेस पे एक उभरा हुआ यानी कि फूला हुआ भाग होता है, जिसको क्या कहते हैं? अंडाशय कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? अंडाशय कहते हैं। तो ये हमारा स्त्री केसर है, हमारा स्त्री केसर है। इसके सबसे नीचे वाले हिस्से पे, सबसे नीचे वाले हिस्से पे क्या है? एक उभरा सा फूला हुआ हमें भाग दिख रहा है। ये उभरा फूला हुआ भाग दिख रहा है हमें सबसे नीचे। सबसे नीचे वाली चीज़ को क्या बोलते हैं? आधार पर। तो ये सबसे नीचे वाली जो चीज़ है, जो उभरी हुई है, फूली हुई, फूला हुआ भाग है, इसको क्या बोलते हैं? अंडाशय बोलते हैं। इसको बोलते हैं अंडाशय। अंडाशय। और ये अंडाशय कैसा होता है? अंडाशय इन्होंने बताया कि आधार पर होता है। आधार पर होता है, आधार पर, आधार कार्ड पर नहीं होता। आधार पर यानी कि नीचे होता है, सबसे नीचे, सबसे नीचे। स्त्री केसर के सबसे नीचे होता है। फिर ये कैसा होता है? उभरा हुआ होता है। उभरा हुआ होता है और फूला हुआ है। उभरा प्लस फूला हुआ है। ठीक है, ये तो हम ही बता देते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? अंडाशय कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? अंडाशय कहते हैं। फिर उसके बाद में अंडाशय के अंदर, अंडाशय के अंदर एक गर्भाशयी गुहा, एक गर्भाशयी गुहा या फिर गर्भाशयी कोष्ठक होती है। एक गर्भाशयी कोष्ठक होती है, यानी कि ये जो अंडाशय है उसको अगर अपन काट के देखेंगे तो अंडाशय के अंदर अपन को क्या मिलेगी? एक गुफा मिलेगी। गुहा मतलब गुफा। एक अपन को क्या मिलेगी? गर्भाशयी गुफा मिलेगी या फिर गर्भाशयी गुहा मिलेगी, जिसको कोष्ठक भी कहते हैं। तो अपन को अंडाशय के अंदर में कोष्ठक मिलेगा या फिर एक गर्भाशयी गुफा मिलेगी, गुहा मिलेगी। तो ये जो अंडाशय है, अंडाशय को जब अपन काटेंगे, काट की जगह पर अगर अपन देखेंगे तो इसके अंदर में एक गुफा होती है, जिसका नाम क्या होता है? इसके अंदर क्या होती है? गर्भाशयी गुहा होती है। गर्भाशयी गुहा, गुहा बोल लो या फिर गुफा बोल लें। गर्भाशयी गुहा होती है, या फिर दूसरी भाषा में इसको क्या बोलते हैं? कोष्ठक। कोष्ठक, कोष्ठक होती है।
तो गर्भाशयी गुहा होती है या फिर कोष्ठक होती है। इसके अंदर में क्या होती है, गर्भाशयी गुहा या फिर जिसको दूसरी भाषा में कोष्ठक बोलते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए बॉल है, ठीक है, बॉल है ना, बॉल कोई सी भी बॉल है और इसको अपन ने काटा, इसको अपन ने जब काटा तो ये कुछ बॉल ऐसी दिखेगी, है ना, खोखली सी बॉल दिखेगी। इसके अंदर में अपन चाय भर सकते हैं। तो यानी कि इसमें एक गुफा जैसी बन गई, गुफा जैसी बन गई या कोष्ठक जैसा बन गया। कोष्ठक ब्रैकेट जो जो हम ब्रैकेट लगाते हैं, ऐसा ब्रैकेट लगाते हैं ना, तो ब्रैकेट भी कैसा होता है, उसके अंदर में एक गुफा जैसी बन जाती है, इसलिए इसको बोल रहे हैं कोष्ठक। तो वैसे ही यहाँ पर भी है। यहाँ पर जब अपन देखेंगे इस डायग्राम के अंदर में, ये दिख रहा है हमें स्त्री केसर, स्त्री केसर नज़र में आ रहा है। अब ये जो स्त्री केसर है उसमें ये वर्तिकाग्र है, फिर उसके बाद में ये लंबा सा वर्तिका है, और उसके नीचे क्या है, इसके नीचे ये जो है अंडाशय, इसके नीचे अंडाशय। अब ये अंडाशय को लंबे में काटा, ये अंडाशय इसको लंबे में काट दिया, लंबे में काट के अपन इसको देख रहे हैं। तो ये जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जो ग्रीन ग्रीन से दिख रहा है अपन को, जिसके अंदर में एक चीज़ लटकती हुई नज़र आ रही है अपन को, ये लटकती हुई चीज़ मोती जैसी चीज़ नज़र आ रही है अपन को, ये नहीं, ये मोटी हुई लटकती हुई चीज़ जो है ये गुफा के अंदर में। तो ये जो गुफा जैसी है, ये जो गुफा जैसी खाली जगह है, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं गर्भाशयी गुहा। इसी को अपन क्या बोलते हैं, गर्भाशयी गुहा बोलते हैं, गर्भाशयी गुहा, गर्भाशयी गुहा या फिर इसको बोलते हैं कोष्ठक, कोष्ठक। तो ये जो जब अपन इसको काटते हैं अंडाशय को, तो उसके अंदर में एक खाली सी जगह होती है, खाली जगह होती है। जैसे बॉल को काटते हैं, बॉल के अंदर में खाली जगह होगी, वैसी इसके अंदर खाली जगह होती है, और उसके अंदर में एक लटकती हुई मोती जैसी चीज़ है। तो वो जो खाली जगह है उसको क्या, गुफा जैसी जगह है, उसको बोलते हैं गर्भाशयी गुहा या फिर कोष्ठक बोलते हैं। इधर पे भी अपन को सेम चीज़ दिख जाएगी कि इसको भी काट दिया गया है, और यहाँ पर ये वाली जो जगह है ब्राउन ब्राउन सी अपन को खाली जगह दिख रही है, आसपास में एक गुफा जैसी जगह है, इसको क्या बोलते हैं, गर्भाशयी गुहा बोलते हैं या फिर कोष्ठक बोलते हैं। इंग्लिश में जो गर्भाशयी गुहा है, इसको अगर याद करना है तो याद कर सकते हैं। इससे पहले अंडाशय को बोलते हैं ओवरी, OVARY ओवरी। गर्भाशयी गुहा को बोलते हैं, ऐसी बता देता हूँ, ओवेरियन कैविटी। ओवरी, ओवेरियन यानी ओवरी की कैविटी, कैविटी का मतलब भी गुफा ही होता है। कोष्ठक को बोलते हैं लॉक्यूल, लॉक्यूल, लॉक्यूल। तो गर्भाशयी गुहा या फिर कोष्ठक है। इतनी चीज़ क्लियर है। और क्लियर करने के लिए थोड़ा सा और देख सकते हैं अपन कि ये जो अंडप है, इसका थोड़ा असली वाला डायग्राम, ये अंडप को अपन ने यहाँ पर काट के देखा है, ये अंडप को अपन काट के देख रहे हैं यहाँ पर। और इस मंडप में अपन देख रहे हैं ये वाला जो हिस्सा है, देखिए ये वाला जो हिस्सा है, एक गुफा जैसा हिस्सा दिख रहा है ना अपन को, खाली सी जगह है। ये पूरी जगह कैसी है, खाली है। तो ये कैसी हो गई, एक गुफा जैसी हो गई, गर्भाशयी गुफा इसी को बोलते हैं, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, कोष्ठक बोलते हैं। यहाँ भी ये खाली सी जगह नज़र आ रही है अपन को, इतनी खाली जगह है, और इस खाली जगह के अंदर में ये मोती जैसी चीज़ें लटकती हुई अपन को नज़र आ रही हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं गर्भाशयी गुहा, इसी को बोलते हैं गर्भाशयी गुहा। यहाँ पर भी एक गुहा है, गर्भाशयी गुहा या फिर इसको कोष्ठक बोल रहे हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ पर अब ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अपन ने पढ़ा कि जो अंडाशय होता है उसके अंदर में, अंडाशय के अंदर एक गर्भाशयी गुहा होती है। गर्भाशयी गुहा या फिर गर्भाशयी गुफा बोल सकते हैं, वो होती है जिसको दूसरी भाषा में कोष्ठक भी बोलते हैं। तो ये चीज़ भी क्लियर हो गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। गर्भाशयी गुहा के अंदर की ओर अपरा यानी कि नाड़ स्थित होती है। अपरा यानी कि नाड़ स्थित होती है। आप कक्षा 11 में
पढ़ी हुई अपरा की परिभाषा एवं प्रकारों का स्मरण करें। प्रकारों का स्मरण करें। तो यहाँ पर ये क्या बता रहे हैं कि ये जो गर्भाशयी गुहा है, जो गर्भाशयी गुहा है अभी हमने देखी, उसके अंदर की ओर क्या होती है, अंदर की ओर एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं अपरा। जिसको क्या बोलते हैं, अपरा, या फिर इसको बोलते हैं नाड़। अपरा होती है या फिर नाड़ बोल सकते हैं। और ये जो अपरा है या नाड़ है, उसको कक्षा 11वीं में और अच्छे से डिटेल में पढ़ाया जाता है। अपरा की जो परिभाषा है वो बताई जाती है, और उसके अपरा के भी बहुत सारे क्या होते हैं, प्रकार होते हैं, वो भी बताए गए हैं। वो अभी अपन थोड़ा देर में देखेंगे जब सही टाइम होएगा। अभी अपन को क्या देखना है कि अपरा कहाँ पर होती है। जो गर्भाशयी गुहा है, ये बोल रहे हैं गर्भाशयी गुहा के अंदर में अपरा होती है, नाड़ स्थित होती है, वो कैसी होती है वो अपन को देखनी है। तो अपन ने देखा कि जो हमारा अंडाशय था, हमारा मतलब जो पौधे का अंडाशय था, ये वाला अंडाशय था, इसको अपन ने काट के इसमें क्या मिली, अपन को मिली गर्भाशयी गुहा। गर्भाशयी गुहा मिली। अब ये कह रहे हैं कि गर्भाशयी गुहा के अंदर में क्या होती है, इसके अंदर में अपरा या फिर नाड़ स्थित होती है। इसके अंदर क्या होती है, अपरा या फिर नाड़ स्थित होती है। इसको बोलते हैं इंग्लिश के अंदर में, ये याद रख लीजिए, प्लासेंटा। PLA CEN टा, प्लासेंटा। ये याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब अपन इंसानों की बात करेंगे, ह्यूमन बींग्स की, तो इंसानों के अंदर में भी प्लासेंटा की बात आएगी। तो ये शब्द हमें मालूम ही होना चाहिए, और डॉक्टर जब बन रहे होते हैं तो ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द होता है प्लासेंटा के बारे में। तो जो गर्भाशयी गुहा है उसके अंदर में क्या होती है, अपरा या फिर नाड़ स्थित होती है। अपरा या फिर नाड़ स्थित होती है। कैसी होती है स्थित, तो मैं यहाँ पर डायग्राम बना के बता देता हूँ पहले, कि जैसे ये अपना, ये क्या है, अंडाशय है। अंडाशय को अपन ने काट के अपन को एक गुफा मिली। काट के अपन को क्या मिली, ये वाली जो हिस्सा है, ये जो बीच का हिस्सा है, ये क्या है, ये गुफा है। ठीक है, ये वाली क्या है, गुहा है, गर्भाशयी गुहा। अब ये जो गर्भाशयी गुहा है, इसमें क्या रहता है कि ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, एक थोड़ा सा हिस्सा थोड़ा सा मोटा सा हो जाता है। हिस्सा जो है ना, मोटा सा हो जाता है। तो ये जो मोटा सा हिस्सा हुआ है इसकी दीवार का, ये इसी की दीवार थी, ये इसकी जो दीवार है, इसी का हिस्सा क्या है, मोटा सा हो गया थोड़ा। तो ये जो मोटा सा हिस्सा हुआ है, ये इसकी दीवार का मोटा सा हिस्सा हुआ है, यहाँ पर अपन को दिखाई दे रहा है। तो इस हिस्से को बोलते हैं, ये वाला जो हिस्सा बनाया मैंने, ये वाले हिस्से को ही अपरा बोलते हैं। ये वाला हिस्सा क्या कहलाती है, यही अपरा या फिर नाड़ कहलाती है। यही क्या कहलाती है, नाड़ कहलाती है। इसी चीज़ को हम रियल डायग्राम में भी देख सकते हैं, कि जैसे फूल का डायग्राम है, तो यहाँ पर ये अंडाशय, फिर अंडाशय में ये इसकी दीवार है, ये इसकी दीवार है, और इसकी ये जो दीवार है, इसमें थोड़ा जूम करके देखेंगे, इसकी दीवार में ये थोड़ा सा मोटा सा उठा हुआ हिस्सा है। ये हिस्सा जो है उठा हुआ हिस्सा है ना। तो ये जो उठा हुआ हिस्सा है, इसी को क्या बोलते हैं, अपरा बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, अपरा बोलते हैं, या फिर प्लासेंटा बोलते हैं। इसी को क्या कहते हैं, प्लासेंटा या फिर अपरा कहते हैं। तो इसको और भी जगह देख सकते हैं अपन। इस डायग्राम के अंदर में भी हम देख सकते हैं कि
यहाँ पर ये जो चीज़ दिख रही है अपन को नज़र आ रही है, यहाँ पर ऐसी ये वाली जो अपरा है, ये वाली जो प्लासेंटा है वो बीच में है। ये वाली प्लासेंटा कैसी है? बीच में है। और इससे फिर क्या निकल रही है? मोतियों जैसी चीज़ें निकल रही हैं। तो ये भी प्लासेंटा हो गई। तो ये जो गर्भाशयी गुहा है, इसके ही पास क्या होती है? प्लासेंटा, यानी कि जो अपरा है या फिर नाड़ है वो स्थित होती है। वैसी मटर में अगर देखें अपन, मटर में भी यहाँ पर, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, मटर में भी अगर देखेंगे अपन तो ये वाला जो हिस्सा है ये, फिर उसके बाद ये वाला जो हिस्सा है ये, इसमें ये वाला हिस्सा, ये भी क्या हो जाएगी? अपरा या फिर नाड़ कहलाएगी। ये भी क्या कहलाएगी? अपरा या फिर नाड़। और ये वाला जो पूरा मटर का जो छिलका का खाली हिस्सा रहता है वो असल में क्या है? उसकी गर्भाशयी गुहा है या फिर कोष्ठक है। तो मेन बात यहाँ पर जानने की क्या थी कि गर्भाशयी गुहा के अंदर की ओर अपरा या फिर नाड़ स्थित होती है। ठीक है, जिसके बहुत सारे प्रकार होते हैं, वो अभी अपन नहीं पढ़ रहे हैं, बाद में जाके पढ़ेंगे। फिर आगे क्या है? अपरा से उत्पन्न होने वाली दीर्घ बीजाणुधानी सामान्यतः बीजांड कहलाती है। सामान्यतः क्या कहलाती है? बीजांड कहलाती है। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि ये जो अपरा है, जो अभी अभी अपन ने पढ़ी, अपरा से क्या होती है? एक चीज़ उत्पन्न होती है जिसका नाम क्या होता है? जिसका नाम होता है दीर्घ बीजाणुधानी। जिसका नाम क्या होता है? दीर्घ बीजाणुधानी कहते हैं उसको। और जिसको आम तौर पे क्या कहलाती है? वो बीजांड भी कहलाती है। तो दीर्घ बीजाणुधानी कहें या फिर बीजांड कहें, वो एक ही बात है। तो इसको अपन डायग्राम में देख लेते हैं। तो यहाँ पर अपन ने बनाई थी अपरा बनाई थी। अपरा या फिर जिसको नाड़ भी कहते हैं, इंग्लिश में उसको प्लासेंटा कहते हैं। तो ये जो ग्रीन सी अपन ने बनाई थी, इसको अपरा कहा था। अब अपरा से क्या जुड़ी हुई रहती है? अपरा से क्या चीज़ निकलती है? अपरा से एक और चीज़ निकलती है जिसको अपन कहेंगे, जिसको कहते हैं, यहाँ पर ये गोल सी चीज़ दिख रही है, फिर से अच्छे से बना देते हैं। अपरा से एक चीज़ निकलती है, ये जो चीज़ निकल रही है यहाँ पर, इसको या फिर इसको गोल बना देते हैं। ये गोल सी चीज़ निकलती है यहाँ पर। ये जो नीली नीली सी चीज़ मैंने बनाई है, ये अपरा से निकल रही है। यहाँ से अपरा से क्या हो रही है? अपरा से निकल रही है ना। ये जो ग्रीन कलर की अपनी अपरा है, उससे ब्लू कलर की चीज़ निकल रही है, हमने निकलती हुई दिखाई है। इस चीज़ को क्या कहते हैं? इसी चीज़ को बोलते हैं दीर्घ बीजाणुधानी। दीर्घ बीजाणुधानी, या फिर जिसका दूसरा नाम कहा जाता है बीजांड। जिसको और क्या कहा जाता है? बीजांड कहा जाता है। और इसी को और क्या कहा जाता है? दीर्घ हटा के इसका लगा देते हैं गुरु। इसको बोल देते हैं गुरु बीजाणुधानी। तो एक ही चीज़ के 3 नाम है। इतनी सारी चीज़ें नाम ही रखते रहते हैं, जैसे इनके बहुत सारे बच्चे हो रखे हों। तो दीर्घ बीजाणुधानी को कहते हैं, उसी को आम तौर पे बीजांड कहा जाता है, या फिर इसी को क्या कहते हैं? गुरु बीजाणुधानी। बीजांड को याद रख लीजिए कि बीजांड को कहते हैं इंग्लिश में ओव्यूल कहते हैं। तो ये जो हमारी अपरा थी, ये जो अपरा है, अपरा से ये एक नीली सी चीज़ निकल के आ रही है जो इसमें लगी हुई है अपरा में, जिसको क्या कहते हैं अपन?
दीर्घ बीजाणु धानी कहते हैं, या फिर बीजांड कहते हैं, या फिर गुरु बीजाणु धानी कहते हैं। तो यहाँ पर डायग्राम के अंदर में भी अपन देख सकते हैं कि ये जो अपरा थी, ये अपरा थी, यहाँ पर अपरा से ये वाली जो चीज़ निकल के आ रही है, ये जो गोला सा निकल के आ रहा है, ये क्या होता है, यही क्या कहलाता है, बीजांड कहलाता है। यही क्या कहलाता है, बीजांड कहलाता है, जिसको गुरु बीजाणु धानी भी कहते हैं या फिर दीर्घ बीजाणु धानी भी कहते हैं। वैसे ही मटर के अंदर में भी अपन फॉर एग्जाम्पल देखें तो ये अपरा है, ये क्या है, ये यहाँ पर अपरा है, और अपरा से ये चीज़ गोल गोल सी चीज़ निकल के आ रही है, जो मटर का दाना है। वो जो मटर का दाना अपन खाते हैं वो असल में क्या है, बीजांड होता है। ये क्या है, असल में ये बीजांड है। तो यहाँ पर ये भी बीजांड है। ये सारे के सारे बीजांड जो हैं वो किससे जुड़े हुए हैं, ये अपरा से जुड़े हुए रहते हैं। किससे जुड़े हुए रहते हैं, अपरा से जुड़े हुए रहते हैं। तो ये जितने भी बीजांड है वो किससे जुड़े हुए हैं, अपरा से जुड़े हुए हैं। वैसे यहाँ पर भी है, ये इसकी अपरा है, और ये जो इसका बीज आ रहा है, मटर का दाना है, वो क्या है, एक बीजांड है, जिसको गुरु बीजाणु धानी भी कहते हैं या फिर दीर्घ बीजाणु धानी भी कहते हैं। तो यहाँ पर ये अपन ने देखा कि जो प्लासेंटा रहती है, अपरा रहती है, उससे क्या आता है, लगा रहता है दीर्घ बीजाणु धानी या फिर बीजांड। तो यहाँ पर अपन ने यही पढ़ा, क्या पढ़ा, कि अपरा से उत्पन्न होने वाली दीर्घ बीजाणु धानी सामान्यतः बीजांड कहलाती है। सामान्यतः क्या कहलाती है, बीजांड कहलाती है। तो अपरा से उत्पन्न हो रही थी, अभी अपन ने देखा, उसको क्या कहते हैं, दीर्घ बीजाणु धानी कहते हैं। दीर्घ हटा के क्या लिख सकते हैं, गुरु बीजाणु धानी कहते हैं। वो छा गए गुरु वाली, तो उसी को क्या बोलते हैं, बीजांड भी कहते हैं। उसी को क्या, वो और क्या कहलाती है, बीजांड कहलाती है। फिर लास्ट लाइन है एनसीईआरटी की इस टॉपिक में, कि एक अंडाशय में बीजांडों की संख्या एक हो सकती है। एक अंडाशय में बीजांडों की संख्या एक हो सकती है, जैसा कि अपन को मिलेगा गेहूं में, धान के अंदर में, और मिलेगा आम के अंदर में। तो बीजांडों की संख्या एक हो सकती है, एक से लेकर अनेक भी हो सकती है। बीजांडों की संख्या अनेक भी हो सकती है, जो कि अपन को मिलेगा पपीता में, तरबूज में तथा ऑर्किड के अंदर मिलेगा। तो अनेक तक हो सकती है। तो ये कह रहे हैं कि जो ये अंडाशय के अंदर में ये जो बीजांड देखा अपन ने, उसकी संख्या कैसी हो सकती है, उसकी संख्या एक हो सकती है, या फिर एक से लेकर अनेक भी हो सकती है। एक अपन को किस में मिलेगी, गेहूं में मिलेगी, धान में मिलेगी, और किस में मिलेगी, आम में मिलेगी। और अनेक वाले बीजांड यानी कि एक अंडाशय के अंदर में बहुत सारे बीजांड अपन को मिल रहे हैं, वो किस में मिलेगा, पपीता में, तरबूज में और ऑर्किड के अंदर में ऐसा मिलेगा। तो ये चीज़ अपन देख लेते हैं। तो अपन ने ये देखा कि ये जो अंडाशय है, इसको अपन ने डिटेल में देखा काट के। अंडाशय के अंदर में अपन को ये बीजांड मिलता है, अंडाशय के अंदर में बीजांड मिलता है। अब ये जो बीजांड है, इसकी संख्या ऐसा भी हो सकता है कि एक अंडाशय के अंदर में एक ही हो। जैसे मान लीजिए ये अंडाशय है, इसके अंदर में एक ही बीजांड है, इसके अंदर में क्या है, एक ही बीजांड है। या फिर ऐसा हो सकता है कि ये अंडाशय है और इसके अंदर में बहुत सारे बीजांड हैं, ये एक और बीजांड, ये दूसरा बीजांड, तीसरा बीजांड, चौथा, यानी कि एक भी हो सकती है और अनेक भी हो सकते हैं बीजांड। तो ऐसा कहाँ कहाँ पर मिलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये एक अंडाशय है, और ये अंडाशय के अंदर में कितने बीजांड नज़र आ रहे हैं अपन को, एक ही बीजांड नज़र आ रहा है, ठीक है। फिर वैसे ही दूसरा एग्जांपल क्या है कि ये एक अंडाशय है, ये भी एक अंडाशय है, लेकिन इसके अंदर में कितने सारे बीजांड नज़र आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो बहुत सारे बीजांड है। तो एक अंडाशय के अंदर में बहुत सारे बीजांड की संख्या हो सकती है, एक भी हो सकता है या फिर अनेक भी हो सकते हैं। तो वही अपन को याद करना है किस किस में कौन से मिलते हैं। तो यहाँ पर अपन लिख लेते हैं अंडाशय
में बीजांडों की संख्या अंडाशय में बीजांडों की संख्या, जो अंडाशय है उसके अंदर में कितने बीजांड हो सकते हैं। तो जैसा कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि उसमें कितने हो सकते हैं, या तो एक हो सकता है, एक अंडाशय में एक हो सकता है एक, या फिर बहुत सारे हो सकते हैं। अंडाशय के अंदर में बहुत सारे हो सकते हैं, अनेक। अब एक अंडाशय के अंदर में एक ही बीजांड किस किस में मिलता है, तो उसको अपन को याद रखना है। तो वो मिलता है अपन को गेहूं में मिलता है। गेहूं मतलब वीट बोलते हैं ना, WHEAT, वीट, जिससे रोटी बनती है। फिर अपन को मिलता है धान में, धान को पैडी बोलते हैं, PADDY, पैडी। और धान का मतलब चावल ही होता है, धान मतलब चावल में। फिर अपन को मिलता है ये आम के अंदर में भी एक अंडाशय में एक ही बीजांड होता है आम में। फिर उसके बाद में एक अंडाशय में बहुत सारे बीजांड किस किस में मिलते हैं, तो उसका एग्जाम्पल अपन को याद रखना है। सबसे पहले तो है पपीता में मिलते हैं पपीता। ऑर्किड और तरबूज में मिलते हैं। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, पहले अपन को समझना है। क्या समझना है कि अंडाशय होता है, अंडाशय के अंदर में क्या होते हैं, बीजांड होते हैं। अब ये जो बीजांड की संख्या है अंडाशय के अंदर में, किसी में एक ही बीजांड मिल सकता है, और किसी में बहुत सारे बीजांड मिल सकते हैं अपन को। अब एक किस में मिलते हैं, गेहूँ में मिलता है, धान में मिलता है, आम में मिलता है। गेहूँ, धान और आम में मिलता है। और बहुत सारे किस में मिलते हैं, पपीते में मिलते हैं, ऑर्किड में मिलते हैं और तरबूज में मिलते हैं। अब ये तो हो गई बहुत सारी बातें। अब इसको याद कैसे रखना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसको याद कैसे रखें कि एक किस में मिलता है और अनेक किस में मिलते हैं, बहुत सारे किस में मिलते हैं। तो इसको याद रखने का बहुत ही सिंपल सी तरीका है। अपन को याद रखना है कि एक कहानी याद रखनी है, बस उससे याद हो जाएगा। कि अपन को याद रखना है, एक गधा था। एक क्या था, गधा था, वो आम खाता था। एक गधा था, वो आम खाता था। तो एक गधा आम। तो यहाँ से अपन को कैसे याद रखना है, एक गधा आम, ऐसे अपन को याद रखना है। एक गधा आम, एक गधा आम, यानी कि एक गधा था, वो क्या करता था, आम खाता था। तो इससे कैसे याद हो जाएगा अपन को कि गा से हो गया, एक मतलब जिसमें एक बीजांड मिलता है, गा से मतलब गेहूँ, धा से मतलब धान, और आम से मतलब आम। तो गधा आम में एक बीजांड होता है, गधा आम के अंदर में क्या होता है, एक बीजांड होता है। ठीक है, इससे अपन को याद हो जाएगा गधा आम में एक बीजांड होता है। अब अनेक वाला कैसे याद रखेंगे कि अनेक किस में मिलते हैं, तो इसको याद रखने का भी बहुत आसान सा तरीका है कि अपन को ये ध्यान में रखना है कि इसका नेक पकड़ लेना, नेक। ठीक है, तो एक इसमें भी कहानी याद रखनी है कि नेक पिता था। एक नेक पिता थे, ये एक पिता हैं, ये बहुत ही नेक हैं। ये देखिए, नेकी से इनकी स्माइल आ रही है पिता के अंदर। ठीक है, तो ये नेक पिता हैं। और ये जो नेक पिता हैं वो क्या कर रहे हैं, अभी बताते हैं क्या कर रहे हैं।
ये नेक पिता हैं, मूछें भी बना देते हैं इनकी थोड़ी सी, और दाढ़ी भी बना दी। तो ये नेक पिता हैं और ये क्या कर रहे हैं, ये अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं, तरबूज खा रहे हैं। ये रहा इनके पास में हाथ में तरबूज। ये क्या खा रहे हैं, तरबूज। ये तरबूज खा रहे हैं। तो यहाँ से कैसे याद हो जाएगा अपन को कि नेक पिता है, नेक पिता, पिता से याद हो जाएगा पपीता। ये क्या है, पिता, पिता। तो नेक पिता है, नेक पिता है, और उनके साथ क्या है, और उनके हाथ में क्या है, तरबूज है। उनके हाथ में क्या है, तरबूज है। तो नेक पिता और तरबूज, नेक पिता और तरबूज। तो नेक से अपन को याद आ जाएगा कि अनेक जो बीजांड होते हैं वो किस में मिलता है, पिता में, पपीता में। फिर और से याद आएगा ऑर्किड में, और तरबूज से आ जाएगा तरबूज में। तो नेक पिता और तरबूज, ये वाला चित्र याद रखेंगे ना तो अपन को याद आ जाएगा। नेक पिता और तरबूज क्या कर रहे हैं, आपस में साथ साथ में, नेक पिता और तरबूज। नेक से हो जाएगा अनेक, ये नेक, नेक पिता और तरबूज, नेक पिता और तरबूज। तो यहाँ से अपन को याद आ जाएगा। अब इनका इंग्लिश में थोड़ा सा नाम लिख लेते हैं स्पीड में। पपीता को क्या बोलते हैं, पपीता को बोलते हैं पपाया, PAPAYA, पपाया। ऑर्किड को बोलते हैं ऑर्किड, ऑर्किड को ऑर्किड ही बोलते हैं, और CHID, ऑर्किड। तरबूज को बोलते हैं वाटरमेलन, WATER, वाटर, MELON, मेलन, वाटरमेलन। आम को बोलते हैं मैंगो, हमें मालूम ही है, MANGO, मैंगो, M फॉर मैंगो पढ़ते थे बचपन में ही। पैडी, धान को बोलते हैं पैडी, या फिर राइस भी बोलते हैं, राइस, चावल को राइस बोलते हैं ना। फिर वीट, वीट का मतलब तो वीट ही हो गया। तो ऐसे अपन याद रख सकते हैं कि बीजांडों की संख्या जिसमें एक होती है, यानी कि गेहूं के अंदर में, अंडाशय के अंदर में एक बीजांड होता है, धान के अंदर में भी एक बीजांड होता है, आम के अंदर में भी एक बीजांड होता है। आम की गुठली जब निकलती है तो एक ही निकलती है ना, वैसे ही वही बीजांड ही है उसका। पपीता के अंदर में बहुत सारे बीजांड होते हैं, ऑर्किड के अंदर में बहुत सारे बीजांड होते हैं, तरबूज के अंदर में भी बहुत सारे बीजांड होते हैं। तो ये यहाँ तक अपन ने देख लिया। ज़रा सा NCERT और पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि एक अंडाशय में बीजांडों की संख्या, बीजांडों की जो संख्या है वो एक हो सकती है, एक हो सकती है, जैसे कि गेहूं में, धान में और आम में। इसको याद रखा था अपन ने, गधा आम। तो ग से गेहूं, ध से धान, आम से आम। फिर एक से लेकर अनेक हो सकती है, अनेक भी हो सकते हैं। अनेक किसमें मिल रहा, नेक पिता और तरबूज। नेक पिता मतलब पपीता, और में ऑर्किड, तरबूज मतलब तरबूज। तो अनेक हो सकती है। तो ऐसे करके अपन को ये पूरा याद हो गया है। तो अभी के लिए इतना पैराग्राफ हमने पढ़ा। ये बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पैराग्राफ था, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट था क्योंकि ये पहली पहली बार है और प्लांट के अंदर की जो चीज़ें हैं वो हमने कभी पढ़ी नहीं हुई हैं, तो इसलिए डिटेल में समझाना बहुत ही इम्पोर्टेंट था इसमें, तभी जाके ये चीज़ समझ में आ पाती। और इससे मेरे ख्याल से कहीं से भी क्वेश्चन आए तो आप इंशाअल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाएंगे इसको। और जाने से पहले जाने से पहले क्या, वो तो आते ही रहेंगे अपन। तो लास्ट में जो अपन ने बीजांडों की संख्या देखी, तो उन पौधों को अपन देख भी लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर तरीके से याद हो जाएगा। तो बीजांडों की संख्या अपन देख रहे हैं, और उसमें अपन ने देखा था कि वो एक हो सकती है और अनेक हो सकती है। एक को याद करने के लिए अपन ने याद कर रहा था एक गधा आम, एक गधा आम, जिसमें गा से हो जाएगा गेहूँ, फिर धा से हो जाएगा धान, और आम से हो जाएगा आम। ठीक है। और जो अनेक थे, अनेक बीजांड, तो उसमें नेक पिता और तरबूज अपन ने याद कर रहा था। नेक मतलब अनेक, पिता मतलब पपीता, और मतलब ऑर्किड, तरबूज मतलब तरबूज। ठीक है। अब अपन इसको देख लेते हैं ज़रा कि सबसे पहले तो गेहूँ, गेहूँ कैसा दिखता है ये देख लीजिए। गेहूँ, ऐसी गेहूँ की फसल होती है जब ये हरा भरा होता है,
गेहूँ जब हरा भरा होता है, फिर जब इसके दाने, फिर इसकी जब फसल जो है सूख जाती है तो ऐसी ही गोल्डन कलर की दिखती है, सोने जैसी। और इसके एक एक दाने जो हैं वो इसके एक बीजांड है। असल में क्या है, इसके बीजांड है। और इसके बीजांड के अंदर में इसका वो है, बीजांड नहीं, अंडाशय है, अंडाशय। और इसके अंडाशय के अंदर में जैसे एक अंडाशय रहेगा ना, उसके अंदर में एक ही बीजांड रहता है। उसके अंदर में कितने बीजांड रहते हैं, एक बीजांड रहता है। तो ये गेहूं का दाना है, और इसके अंदर में अगर अपन इसको काट के देखें तो उसमें अपन को एक ही बीजांड मिलेगा। जैसे ये है, इसको अपन ने काट के देखा, जैसे गेहूं का दाना था ना, इसको अपन ने बीज से काट के देखा तो इसके अंदर में एक ही बीजांड अपन को नज़र आ रहा है। फिर है धान, धान मतलब चावल। चावल जब अपन देखेंगे तो चावल ऐसे नज़र आते हैं। ये बहुत सारे चावल हैं लटके हुए हैं अपने पौधे पे, और ये भी अंडाशय ही है। और अंडाशय, फिर ये जो चावल है वो थोड़े से गोल्डन टाइप के हो चुके हैं। फिर जब चावल जब उसके वो छिलके में रहता है ऐसा नज़र आता है, और जब उसको छिलके से निकाल दिया तो सफ़ेद चावल जैसा अपन खाते हैं। फिर चावल को भी जब अगर अपन काट के देखेंगे, ये चावल की खेती कर रहे हैं, उगा रहे हैं चावल को। चावल को जब अपन काट के देखेंगे तो इसके अंदर में भी एक बीजांड नज़र आएगा अपन को, सिर्फ एक ही बीजांड होता है। फिर है आम। आम, आम का पेड़ अपन ने देखा होगा, ये आम का पेड़ है। आम का पेड़ लगा हुआ है, आम लगे हुए हैं इस पर, ये बहुत सारे आम है। और जब आम का ये जो फूल है, आम का ये फूल है, इसके अंदर में अंडाशय है, ठीक है। और इसके फूल के अंदर में जब अपन देखेंगे अंडाशय के अंदर में, तो अपन को एक ही गुठली नज़र आती है ना, वो उसका एक ही बीजांड है। तो इसके अंदर में भी एक ही बीजांड होता है। फिर उसके बाद में पपीता, तो ये पपीता का पेड़ है, पपीता का पेड़ है। फिर ये पपीता का फूल है, पपीते का फूल है। और जब अपन इसको काट के देखते हैं, पपीते को काट के देखेंगे, तो ये देखिए इसके अंदर में कितने सारे डॉट डॉट दिख रहे हैं ना, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे बीजांड ही हैं। तो इसके अंदर में बीजांड कितने सारे हैं, बहुत सारे हैं, अनेक हैं। तो इसलिए अपन ने पपीते को किस में डाला, अनेक बीजांड के अंदर में। वैसे ये ऑर्किड, ऑर्किड जो है खासियत उसकी होती है, बहुत रंग बिरंगे उसके फूल होते हैं ऑर्किड के। ये ऑर्किड का पौधा है, और इसके अंदर में अपन जब देखेंगे तो बहुत सारे अपन को बीजांड मिलेंगे। जैसे ये इसकी अंडाशय है, और इसके अंदर में जब अपन देखेंगे ओवरी के अंदर में, अंडाशय के अंदर में, तो अपन को बहुत सारे बीजांड नज़र आएंगे। यहाँ पर बहुत सारे होते हैं इसके अंदर में, ये डॉट डॉट करके बहुत सारे बीजांड होते हैं, इसलिए इसको अपन ने अनेक में रखा है। फिर आता है तरबूज। तो तरबूज को अपन देखेंगे तो ये इसका पौधा है, और इसका ये जो अंडाशय है, छोटा तरबूज, नन्हा सा मासूम सा। तो यही जो तरबूज है आगे चल के ये ऐसा तरबूज बन जाता है। ये वाला है, ये गोल सा तरबूज बन गया है। तो जब अपन ने इसको काट के देखा तो इसके अंदर में भी बहुत सारे बीजांड रहते हैं। तो इसके अंदर में बीजांड कैसे रहते हैं, अनेक रहते हैं। तो इसलिए जैसे अपन तरबूज को जब काटते हैं, तरबूज जब अपन काटते हैं, और बीच में उसके कैसा रहता है, लाल लाल सा रहता है ना, और बहुत सारे दाने रहते हैं, बहुत सारे बीज रहते हैं। असल में वो क्या है, उसके बीजांड है। तो तरबूज के अंदर में भी बहुत सारे बीजांड रहते हैं। तो ऐसे करके अपन ने याद रख सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी का अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और रिवाइज करते रहिए 7 बारी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।